तो अब यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन 2 हैं, Fe के 3 हो चुके हैं, O4। तो यहाँ जो नीचे H2 है, नीचे H2 इसकी मल्टीप्लाई तिरछी मतलब मल्टीप्लाई होती है। तो इसमें 2 ये हैं, 4 ये, तो मल्टीप्लाई होगी कितने हो गए 8 H2 और O कितना है हमारा 4, 4 तो हमारी ये मल्टीप्लाई होगी H2 और ये हमारा O कितने हो गए 4, Fe3O4 यहाँ आ गया। अब हमारा कितना है यहाँ H2 बचा, लेकिन हमें यहाँ 4H2 मतलब कि 8H2O सॉरी H2 लेके आने हैं। तो सभी तत्वों और चरण 4 में क्या कहता है, सभी तत्वों के परमाणु को चरण 3 की भांति संतुलित कीजिए। तो हमारा 3Fe 4H2O, तो यहाँ Fe3O4, अब यहाँ लगा देंगे हम 4, तो हो गया हमारा 4H2, कितना हो गया हाइड्रोजन के 8। आगे देखते हैं अब क्या कहता है ये, सभी परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर समान है। तो ये हमारी क्या है, अभिक्रिया संतुलित है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब अभिकारक चरण दिया है 5, अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना। क्या लिखना है, भौतिक अवस्था। ठोस, द्रव, ठोस को हम S से, सॉलिड, द्रव को हम लिक्विड से L, गैस को हम G से, जलीय विलयन को हम Ag। ठीक है, तो अब ये देखिए Fe क्या होता है, Fe हमारा ठोस, इसकी अवस्था लिख रहे हैं अभिकारकों की, H2O गैस, लिक्विड गैस। ठीक है, तो अब यहाँ क्या बनेगा हमारा Fe2O4 और ये 4Hg। ठीक है, तो अब चरण 6 में क्या दिया हुआ है हमारा, कुछ आवश्यक परिस्थितियों जैसे कि ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। तो ये भी देखिए इस तरह से दिया हुआ है इसमें। ये रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, संयोजक अभिक्रिया पहला है हमारा। तो इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। जैसे हमारा एक अभिकारक है, B दूसरा अभिकारक है, तो इसकी अभिक्रिया से हमारा बना है उत्पाद C अभिकारकों के मिलकर। ठीक है, जैसे उदाहरण देखें हम, पहला है कोयले का दहन। कोयले के दहन से क्या मिलता है, तो C कोयला, हमारा कोयला ठोस होता है, आप सभी देखते हैं, देखा होगा आपने, काला काला जो होता है, प्लस ऑक्सीजन। कोयला को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, ठीक है, तो क्या निकलता है उसमें, CO2। CO2 क्या निकलती है, गैस। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं जल का निर्माण। तो 2H2G, H2 हमारी क्या है, गैस, O2 हमारी क्या है, ये भी गैस है। तो 2H2 गैस, O2 गैस, तो हमारा क्या बनता है, लिक्विड बनता है, 2H2OL लिक्विड। ठीक है, हमारा जल बनता है। अगला है हमारा तीसरा CaOS दिया हुआ है, ये अवस्था है, ये सॉलिड है। H2O, तो H2O कैसा होता है, लिक्विड सॉलिड गैस, तो क्या होता है हमारा लिक्विड, तो हमारा L आ गया। अब इनसे प्रोडक्ट क्या बनता है, उत्पाद CaOH की होल ट्वाइस। ठीक है, ये AQ क्या हुआ, AQ हमने बताया था आपको, AQ हो गया हमारा जलीय विलयन, जलीय विलयन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, बिना भुजा चूना, इसको कहते हैं भुजा हुआ चूना। अब देखते हैं अगली अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उनको क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, पहली है हमारा
प्राकृतिक गैस का दहन। जैसे आप CH4 मीथेन गैस है, O2 गैस, CO2 प्लस क्या बोलता है 2H2O, और क्या निकलती है ऊष्मा, हीट निकलती है। ठीक है। दूसरी हमारी अभिक्रिया में श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। C6H12O6 जलीय विलयन और 6O2G गैस। तो इसका हमारा उत्पाद बनता है CO2 जलीय विलयन प्लस 6H2O, फिर निकलती है ऊष्मा। अगला देखते हैं हम वियोजन अभिक्रिया। दूसरी आती है हमारी वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर, सॉरी पता नहीं कहाँ से क्लास छूटी है, तो हम आगे से ही पढ़ा देते हैं। हमारा आता है अब वैद्युत वियोजन, विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन। ठीक है। जैसे कि हमारा H2O है, 2H2O लिक्विड होता है, विद्युत धारा दी जाएगी, इसमें दाब को बताया था हमने आपको, तो 2H2 और O2। ठीक है। जब हम 2H2O के विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित की जाती है तो क्या निकलता है, तो हमारा निकलता है हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, ये चीज़ें निकलती हैं। तो ये देखिए किस तरह से होता है। एक ये हमारा है बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी है। ये हमारी कैथोड रे, ये हमारी एनोड रे, और ये हमारा यहाँ पर स्विच। ठीक है। ये हो गया हमारा रबर टॉपर, जिससे कि पानी बाहर निकले नहीं। ये हमारा हो गया पानी, और ये भी पानी इसके अंदर। ये होगी हमारी परख नली। ठीक है। ये होगी ग्रेफाइट रॉड। जब हम इस पानी को गर्म करेंगे, ठीक है, तो यहाँ हमारी ये तो होगा परख नली, इसमें यहाँ हमारी होगी ऑक्सीजन, किस में, परख नली में, जिसमें हमने एनोड लगाया हुआ है। ठीक है। और जो हमारी कैथोड वाली परख नली है उसके ऊपर यहाँ गैस, क्योंकि गैस पानी के नीचे तो रहती नहीं, रहती ऊपर रहती, हल्की रहती है, वो हमेशा ऊपर आएगी। तो यहाँ क्या रहेगी हमारी हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन। ठीक है। तो ये हमारे एक प्लास्टिक का मग है। आया कुछ समझ में छात्रों? तो प्यारे बच्चों, अब देखते हैं प्रकाशीय नियोजन, सूर्य के प्रकाश में होने वाली अभिक्रियाएं। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। तो उदाहरण देखते हैं इसका भी। तो 2AgCl ये सॉलिड है, सूर्य का प्रकाश, तो ये टूटता है 2Ag सॉलिड में प्लस Cl2 क्लोरीन में। ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अगला है 2AgBr सॉलिड है, ये भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में 2Gs सॉलिड में टूटता है, और ब्रोमीन Br2 गैस में टूटता है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। किस में होता है? श्याम श्वेत फोटोग्राफी। तो ये एक हमारा प्रश्न बन सकता है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस अभिक्रिया का, किस वियोजन का उपयोग किया जाता है? तो यह प्रकाशीय वियोजन। ठीक है। अब आ गई हमारी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्या कहा जाता है उनको? ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। ठीक है जी। तो अब हमारी आती है तीसरी है विस्थापन अभिक्रिया। तीसरी हमारी विस्थापन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे कि हमारा FeS सॉलिड, CuSO4 जलीय विलयन,
तो ये होता है हमारा, इसकी प्रोडक्ट जो निकलता है उत्पाद FeSO4 जली विलयन और Cu सॉलिड कॉपर। इसका डायग्राम इस प्रकार है। ये हमारा स्टैंड हो गया, ये हमारी परख नली है, ठीक है। ये एक धागा है, इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन है। क्या है? कॉपर सल्फेट का विलयन। और ये है लोहे की कीलें। चलिए इसको पढ़ते हैं। लोहे की कील पर भूरे रंग का कॉपर की परत जम गई। CuSO4 के नीले विलयन का हरा रंग FeSO4 के निर्माण के कारण हो गया। Zn CuSO4 ZnSO4 Cu, ठीक है। जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। ये एक पॉइंट समझ लीजिए, स्टार समझ लीजिए, अधिक क्रियाशील तत्व है। अगली आती है हमारी अभिक्रियाओं में द्विविस्थापित अभिक्रियाएं। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। ये है हमारा सोडियम Na2SO2 जली विलयन, ठीक है। दूसरा है बेरिलियम क्लोराइड BaCl2Aq। ये हमारा उत्पाद बनता है BaSO4 सॉलिड 2NaCl सोडियम क्लोराइड मतलब कि नमक NaCl। बेरियम सल्फेट BaSO4 के सफ़ेद अविलीय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। अब हमारी एक और बचती है, पांचवी है अपचयन एवं अपचयन। तो हम पहला देखते हैं अपचयन। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक है। दूसरा, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है, जैसे C कॉपर O2 ऑक्सीजन, तो मतलब क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड अब अगला है हमारा 2Cu प्लस O2, तो 2CuO प्लस H2 हीट Cu प्लस H2O का निर्माण होता है। अब आ गया अपचयन। अपचयन में क्या होता है? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। ये देख लीजिए, जो अपचयन होता है, अपचयन में क्या होता है? हमारा ऑक्सीजन का ह्रास होता है, मतलब कि कमी आती है। और जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, क्या कहा जाता है? अपचयन अभिक्रिया में, ठीक है। ये दोनों मोस्ट हैं, उपचयन और अपचयन। उपचयन में क्या होता है? O2 प्लस और H2 माइनस, जबकि यहाँ पर हमारा उल्टा है, ठीक है। जैसे CuO2 ऊष्मा अपचयन और उपचयन। ये Cu ये हो गया हमारा अपचयन और H2O हो गया हमारा उपचयन। तो देखिए, इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है। क्या होता है हमारा? इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड क्या है? ये हमारा कॉपर ऑक्साइड कॉपर में Cu, ये क्या हो गया? कॉपर में अपचयित हो जाता है। किस में हो गया? अपचयित कॉपर में। हाइड्रोजन अपचयित होकर जल बनता है। क्या होता है? हाइड्रोजन अपचयित होकर जल बनता है। इस अभिक्रिया में अपचयन तथा उपचयन दोनों हो रहे हैं। इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये पूछ सकता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप उसको देख लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं
दैनिक जीवन में अपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव। पहला पॉइंट है हमारा फर्स्ट, जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर से क्षारित हो जाती है। जैसे लोहे की वस्तु पर जंग लगना। आपने देखा होगा जब लोहा की एक धातु है, जैसे उसमें ऑक्सीजन और आर्द्रता मतलब कि नमी या सीलन पहुंचने से या अम्ल के साथ संपर्क में आने से क्या होता है, उसमें जंग लग जाता है। चांदी के ऊपर काली परत, चांदी काली हो जाना, व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संरक्षण के उदाहरण हैं। अगला दूसरा है यद लेपन, विद्युत लेपन और पेंट करके संरक्षण से धातुओं को बचाया जा सकता है। आपने देखा होगा कि धातु को बचाने के लिए क्या किया जाता है, उन पर विद्युत लेपन किया जाता है, यशोलेपन किया जाता है और पेंट करके। जैसे हमारे घर की दरवाजे होते हैं, दरवाज़ों को जंग से बचाने के लिए उन पर क्या करा जाता है, पेंट किया जाता है। जैसे हमारे भारकस होते हैं, जैसे कह सकते हैं तो मैं ट्रैक्टर हुए, ट्रॉली हुए, तो जो धातु की चीज़ बनी होती है उनसे गलन ना हो, जिन पे जंग ना लगे, उनके लिए क्या करा जाता है, संरक्षण करने के लिए पेंट किया जाता है। ठीक है। अब आते हैं हम विकृत गंधता। तो वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर अपचयित हो जाते हैं जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं विकृत गंधिता रोकने के उपाय। पहला है उपाय हमारा प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके। ठीक है। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर, जैसे कि आपने देखा हो जो आर्मी वाले हो, जो आर्मी का फूड होता है ये लॉन्ग टाइम रखने के लिए, उनको इस तरह से बनाया जाता है कि उसके अंदर ऑक्सीजन प्रवेश नहीं कर सके, जिससे कि अभिक्रिया होकर खाना हमारा ख़राब हो सकता है। अगला है वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस भर के, जिसके आपने देखे होंगे जो हमारे चिप्स के पैकेट आते हैं, लेज़ हुए या कुरकुरे आते हैं, तो उन सभी के अंदर